हेलो एवरीवन। तो आज हम लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट वीडियो है। ठीक है, ये चैप्टर एनसीईआरटी में एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम से है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आज हम लोग लास्ट वीडियो कर रहे हैं और इसमें हम लोग सारे कंसेप्ट को कवर कर लेंगे। मतलब हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है और छोटे मोटे कुछ बातें हैं, छोटी मोटी स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा सा रिवीजन करें। हमने लास्ट टाइम देखा था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू जब 0 होती थी तो वहाँ पे होता था एस सब शेल, एस सब शेल, है ना। जब इसकी वैल्यू 1 होती थी तो होता था पी सब शेल। और यहाँ पे m की वैल्यू क्या रहती थी 0, यहाँ पे m की वैल्यू -1 0 1 रहती थी। और जब L2 होता था तो m की वैल्यू -2 -1 0 1 2 रहती थी। और यहाँ पे होता था ये d सब शेल, है ना, याद आ रहा है। और जब इसकी वैल्यू 3 होती थी तो यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसा होता था। और इसको हम बोलते थे f सब शेल, है ना, f सब शेल। और यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो s सब शेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल है। ठीक है, s सब शेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल है। इसमें 3 ऑर्बिटल है, 1 2 3। इन 3 ऑर्बिटल्स को हम ऐसे भी बोलते हैं px py pz। इसमें 5 ऑर्बिटल है ना। 5 ऑर्बिटल को हम ऐसे भी बोलते हैं dx dy dz dx स्क्वायर dy स्क्वायर। वैसे यहाँ पे 7 ऑर्बिटल है। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, चलो फालतू बातें ये। ठीक है, ये मत याद करो, बट ये याद रखना p वाला जरूरी है, d वाला जरूरी नहीं है और f वाला तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल रहते थे। उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर ने बताया था कि सारे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, है ना। कौन कौन से क्वांटम नंबर है, n l m s, है ना। n l m सेम अगर हो गया तो s तो सेम नहीं रहना चाहिए, ऐसा बोला था किसने बोला था, पॉली ने, है ना। नो टू क्वांटम नंबर्स हैव सेम स्पिन, है ना, अपोजिट स्पिन के साथ उन्हें फिल करना चाहिए। तो इससे अब एक बात पता चली थी कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, है ना, यहाँ पे रहेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। करते जाओ ना खुद से। यहाँ पे भी रहेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ तक हमें बातें समझ में आ गई है कि s सब शेल में रहेंगे 2, p सब शेल में रहेंगे 3, d सब शेल में रहेंगे 5 ऑर्बिटल जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 10 15 14 14 इलेक्ट्रॉन। तो इतनी बातें अब क्लियर हो गई होंगी आपकी। ठीक है, अब अगली बात आती है, यहाँ पे देखो हम लोगों का कुछ ऐसा भी निकल रहा था ना कि 1s था, फिर 2p था, है ना, फिर 2s था, फिर 2p था, फिर 3p था, फिर 3d था, ऐसे ही 4p था, 4s था। ऐसा हम लोगों ने पूरा फाइंड किया था। एक बार जरा उसको दोबारा से फाइंड करते हैं और फिर वहाँ से अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक, ओके। तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा था जब n की वैल्यू 3 हो तो l की वैल्यू 0 1 2 रहती है और m की वैल्यू 0, यहाँ पे -1 0 और 1 रहती है, यहाँ पे -2 -1 0 1 2 रहती है। ठीक है, और यहाँ पे m की वैल्यू 0 है तो मतलब यहाँ पे s सब शेल होगा। इधर पे देखो 1 है l की वैल्यू 1 तो यहाँ पे p सब शेल होगा, 3 ऑर्बिटल। यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब d होगा। यहाँ पे l की वैल्यू याद है ना, 0 1 2 3 4। ये था s, ये था p, ये था d, ये था f, ये था g। याद नहीं करना, इसको छोड़ो। ठीक है, 3 तक आपको याद रखना है, f तक। ओके, तो ये 5 ऑर्बिटल हो गए। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। उसके बाद यहाँ पे आप जब देखोगे तो ये है 3s क्योंकि n की वैल्यू 3 है, ये है 3p, ये है 3d, ये है 3d। क्या 3f होता है? नहीं होता है। सोचो क्यों नहीं होता है 3f? सोचो जरा, सोचो क्यों नहीं होता है 3f? क्योंकि l की वैल्यू हमेशा n से 1 छोटी रहेगी। तो अगर l की वैल्यू 3 होगी तब वहां पे f का सवाल आएगा। बट यहाँ पे n की वैल्यू ऑलरेडी 3 है तो l की वैल्यू 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे f नहीं होता है। ठीक है, इसको जब हम n की वैल्यू को 4 लिखते हैं तो ये 0 1 2 3 तक जाएगा। तो ये 0 -1 0 1 आएगा, ये -2 -1 0 1 2 आएगा और ये -3 -2 -1 0 1 2 3 आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया 4s, ये हो गया 4p, ये हो गया 4d, ये हो गया 4f। ये सब ऑर्बिटल्स है हम लोगों की, ये सब ऑर्बिटल्स है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने जब n की वैल्यू 2 पुट की थी तो ये 0 और 1 था, ये 0 -1 0 1 था, तो ये 0 वाला था 2s, ये था 2p। जब n की वैल्यू हमने 1 पुट की थी तो इधर सिर्फ 0 था, ये था 1s। अब समझे? तो मतलब हमें यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है कि एक ऑर्बिटल 1s होती है, 2s होती है, 2p 3s 3p 3d क्या 2d होता है,
2d नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 ऑलरेडी है, तो अगर l की वैल्यू 2 होगी तभी वहाँ पे d ऑर्बिटल आएगा, बट l की वैल्यू हमेशा n से एक छोटी रहती है और यहाँ पे n की वैल्यू ऑलरेडी 2 है, तो इसीलिए d का सवाल यहाँ पे नहीं उठता है। पिछले लेक्चर में मैंने जो आपको लिस्ट बना के दी थी, ऐसा पूरा आपको लिख के दिया था ना, n की वैल्यू 1 पुट करके, 0 पुट, 1 पुट करके, 2 पुट करके, 3 पुट करके, 4 पुट करके, ऐसा पूरा मैंने आपको लिख के दिया था, है ना, याद आया? तो उसको अच्छे से रिवाइज करके रखना। फिर उसके बेसिस पर हम लोग अब शुरू करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन रहेगा कहाँ। उसके पास तो घर कई सारे, उसका घर कौन कौन सा है भाई? 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, 3d है, 4s है, 4p है, 4d है, 4f है, इतने सारे घर हैं उसके पास। वो रहेगा किधर? कहाँ रहेगा वो इलेक्ट्रॉन? कहाँ रहेगा भाई? कहाँ रहेगा? तो ये हमारा सवाल है, ठीक है। तो अब यहीं पे आ जाता है हम लोगों का n+l रूल। हर एक ऑब्जेक्ट दुनिया में, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अपनी लोवेस्ट एनर्जी में रहना पसंद करता है ना। तो आप लोग जानते हो, मैंने इसका बेहतरीन सा एग्जांपल दिया था कि आप बेचैन हो और एक जगह आप सेटिस्फाइड हो, कौन सा सही रहेगा, बेचैन वाला या सेटिस्फाइड वाला? सेटिस्फाइड वाला, क्योंकि सेटिस्फाइड में एनर्जी लो है, जब बेचैन हो तो एनर्जी ज़्यादा है, ऐसा अज्यूम कर लो, है ना। तो इलेक्ट्रॉन भी वैसी लोवेस्ट एनर्जी में रहना चाहता है। तो हमें पता कैसे चलेगा किसकी एनर्जी ज़्यादा है? क्या 1s की ज़्यादा है, 2s की ज़्यादा है, 2p 3s किसकी ज़्यादा है? तो याद करो कौन सा क्वांटम नंबर आपको एनर्जी की जानकारी दे रहा था? n जानकारी दे रहा था, n जानकारी दे रहा था आपको एनर्जी की, है ना। तो यहाँ पे ऐसा बोल दिया गया, यहाँ पे ऐसा बोल दिया गया कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, अभी मत नोट करना, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल अभी मत नोट करना, एक लॉ दूंगा अभी, उसके बाद नोट करना। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बोल दिया गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n+l के, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1s है, तो 1s में n की वैल्यू क्या है? 1s में n की वैल्यू तो 1 है, l की वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। फिर 2s में क्या है? 2s में l की वैल्यू तो 0 रहेगी, क्योंकि 0 पर s आता है, और n की वैल्यू 2 है। ये जो साइड में लिखा है ना, ये सब n है, याद रखना। और s देखोगे तो इससे कंपेयर करो, इस लिस्ट से। l की वैल्यू जब 0 तो s, 1 तो p, 2 तो d, 3 तो f। ऑलरेडी मैं इसको कई बार लिखा चुका हूँ, अब आपको याद रहना चाहिए, यहाँ भी लिखाया हूँ। बताओ 4s पे क्या रहेगा? 4s पे n और l की वैल्यू बताओ। s दिखा मतलब l की वैल्यू 0 रहेगी और n की वैल्यू 4 रहेगी। अरे देखो ना भाई, 4 0 4s। वैसे आपको 4p दिखा तो 4 1, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 1। तो बताओ एनर्जी किसकी ज़्यादा है? क्या एनर्जी 4s के ज़्यादा है? क्या एनर्जी 4p की ज़्यादा है? एनर्जी 4p की ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 4p में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि उसको एनर्जी ज़्यादा पसंद नहीं है। हर एक ऑब्जेक्ट को दुनिया में कम एनर्जी चाहिए, तो 4s में जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी बड़ी सी लिस्ट हम लोग देख लेते हैं अच्छे से और डिस्कस करते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। ओके, सो लेट्स डिस्कस अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। कितना अजीब सा नाम है ना, अफबाउ। नहीं, ये नाम नहीं है किसी साइंटिस्ट का। अफबाउ एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है टू बिल्ड अप, ठीक है, किसी चीज़ को बिल्ड करना, उसका मतलब होता है अफबाउ। तो ये प्रिंसिपल कहता क्या है? ये प्रिंसिपल हमें सूचित करता है ऑर्बिटल्स की एनर्जी पर, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स को दिखाना। अब ये कैसे दिखाएगा? ये बोलता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l, ठीक है। जिसका n+l ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, जिसका n+l कम उसकी एनर्जी कम। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? जिसका n+l कम होगा, कि जिसकी एनर्जी कम होगी वहीं इलेक्ट्रॉन जाएगा। कैसे याद रखने का? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स ट्राइज टू रिमेन इन द लोवेस्ट एनर्जी, ठीक है। ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ क्या था? इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज, और इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाइज द लोवेस्ट एनर्जी, द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है। मतलब जितनी भी लोवेस्ट एनर्जी, लोवेस्ट नहीं, लोअर बोलेंगे, बिकॉज कई सारे रहेंगे ना। लोवेस्ट में तो सिर्फ एक आएगा। लोवेस्ट एनर्जी किसकी, कौन से ऑर्बिटल की है? 1s की है ना। तो इलेक्ट्रॉन पहले उन्हीं एनर्जी लेवल्स को ऑक्यूपाई करेगा, उन्हीं ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करेगा जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ इन्होंने कही कि इलेक्ट्रॉन फीलिंग होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। मतलब जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। टेंशन मत लो, सब कुछ बताता हूँ, अच्छे से बताता हूँ, एकदम ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? अफबाउ प्रिंसिपल हमें दिखाता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। इनका कहना है कि एनर्जी जो है ऑर्बिटल्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n+l के। इलेक्ट्रॉन पहले उन्हीं ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करेगा जिसकी एनर्जी कम होगी।
अब पता कैसे चलेगा किसकी एनर्जी कम किसकी एनर्जी ज़्यादा? तो उसी के लिए तो ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? N+L। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मुझे बताओ 3p की एनर्जी ज़्यादा है या 3d की एनर्जी ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो 3 है तो इसका मतलब n की वैल्यू 3 है। यहाँ पे 3d है तो मतलब n की वैल्यू यहाँ पे भी 3 है ना, n यहाँ पे रहता है। फिर आपको बोलूँ मैं l की वैल्यू क्या होगी, तो आप फिर से टेबल बनाओगे 0 1 2 3। 0 मतलब s, 1 मतलब p, 2 मतलब d, 3 मतलब f। तो बताओ यहाँ पे p है तो मतलब l की वैल्यू 1 है, तो 3 + 1 इसकी एनर्जी आ गई 4 यूनिट। इसकी वैल्यू 2 तो इसकी एनर्जी आ गई 5 यूनिट। इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? 3p में जाएगा या 3d में जाएगा? 3p में जाएगा। एनर्जी 3d की ज़्यादा है बट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p में। समझे? इलेक्ट्रॉन क्योंकि पहले ऑक्यूपाई करता है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को। ये तो बेसिक लॉ है दुनिया का, हर एक ऑब्जेक्ट दुनिया में लोवेस्ट एनर्जी में रहना चाहता है। इलेक्ट्रॉन फीलिंग इंक्रीज होती है जैसे जैसे ऑर्बिटल्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, जैसे जैसे ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज होती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन फीलिंग हम करते हैं। जैसे सबसे कम वाले में सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बच गए वो उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में, फिर जो इलेक्ट्रॉन बच गए उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में, उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा, ऐसे ऐसे हम लोग फिल करते जाते हैं। अरे अब तुम ही बताओ, जैसे एक s ऑर्बिटल है, 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, कितनी होती है? n की वैल्यू 1, s की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0, 1 आया सिर्फ, ठीक है। इसकी वैल्यू सबसे कम होती है तो इसमें सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब बाकी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? कहीं तो जाएंगे ना, यहाँ पे तो उनको जगह मिलेगी नहीं, क्योंकि पॉली ने पहले ही बोल दिया था कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है विथ अपोजिट स्पिन, है ना। तो बाकी सारा कोई तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता है, कोई आएगा ही नहीं यहाँ पे, तो सारे के सारे लोग कहाँ जाएंगे? अगले ऑर्बिटल में जाएंगे। अब वो कहाँ जाएंगे वो आपको अभी पता चल जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। फिलहाल इतना नोट करो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आज हम लोग सीख रहे हैं। हम लोगों का मेन टॉपिक है आज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को खत्म करना, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तभी आएगा जब ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ये चीजें क्लियर ना हुई हो तो एक बार रिवाइंड। चलिए, तो विद द हेल्प ऑफ N+L रूल आप मुझे बताएंगे, जितने ऑर्बिटल मैं लिखूंगा आप मुझे बताएंगे किसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। शुरू करते 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। थोड़ा ऊपर जाता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा ऊपर जाता हूं बिकॉज लास्ट में मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना रहेगा ना। 3d तक हो गया ना, तो 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d। अरे आपकी कहानी यहाँ तक खत्म हो जाएगी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे ना, मैक्सिमम केसेस में यहाँ तक ये काम हो जाएगा आपका। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे लाइटिंग का इशू हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। अच्छा, ज़्यादा ब्राइटनेस ठीक है क्या? इतनी ब्राइटनेस 6p 6d 6f बस इतना ही है, ठीक है। आप सबकी एनर्जी कंपेयर करो विद द हेल्प ऑफ N+L रूल। n की वैल्यू क्या होती है? जो यहाँ पे 1 2 3 लिखा है ना वो सब n है। और l कैसे निकालोगे? l की वैल्यू कैसे निकालोगे? l की वैल्यू 0 रहेगी तो वो s होगा, 1 रहेगी तो p होगा, 2 रहेगी तो d होगा, 3 रहेगी तो f होगा। बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, अब तो याद कर लो। ज़्यादा ब्राइटनेस हो गई ना, चेहरा चमकने लगा। अब ठीक है, चलो करो इसको, फटाक से आंसर आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए एकदम, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ अब, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से कर लो, फिर हम लोग देखते हैं हंट्स रूल, और फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। फिर एक छोटा सा कंसेप्ट है वो भी डिस्कस कर लेंगे, टेंशन मत लो, पूरा पार्ट कवर हो जाएगा आज, चैप्टर खत्म होगा आज, द एंड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 है और s है तो मतलब l की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू आ गई 1। यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, s है तो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू आ गई 2। यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, p मतलब 1 है तो इसकी वैल्यू आ गई 3। ओके, n की वैल्यू 3 है, s है तो मतलब l की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू आ गई 3। n की वैल्यू 3 है, p है मतलब l की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू आ गई 4। n की वैल्यू 3 है, d मतलब यहाँ पे 2 है तो 3 + 2 ये आ गया 5। 4s 4 + 0, 4p 4 + 1 5, 4d 4 + 2 6। कैसे हो रहा है ये? अरे p की वैल्यू 1 ना तो 4 + 1, d की वैल्यू 2 ना तो 4 + 2, f की वैल्यू 3 ना तो 4 + 3, s की वैल्यू 0 तो 5 + 0 ये आ गया 5, फिर 5 + 1 तो ये आ गया 6। शॉर्टकट भी दूंगा, टेंशन मत लो अभी, ठीक है। फिलहाल इतना करो, थोड़ा सा दिमाग खराब करो, फिर शॉर्टकट भी दूंगा। पहले क्यों नहीं दे देते? क्योंकि पहले आपको कंसेप्ट अच्छे से समझना चाहिए। 6 + 0 6, 6 + 1 7, 6 + 2 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब हमने सारी एनर्जीज निकाल ली, अब जरा अरेंज करो किसका ज़्यादा होगा। अच्छा, आपकी टेक्स्ट बुक में भी ऐसा दिया गया कि यहाँ पे 2p 3p और किसकी और यहाँ पे देखो 4s और 3p की,
4p और 3d की और 5s और 3d की, इन सब की एनर्जी सेम सेम आ रही है। जब एनर्जी सेम सेम आएंगी तब क्या होगा, वहाँ पे तो n+l रूल फेल होना चाहिए। तो क्या इनकी एनर्जी बराबर होगी? हाँ, नियरली इक्वल होगी, बट वहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे n की वैल्यू से। यहाँ पे हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे लिख लो नोट करके, नोट व्हेन n+l comes out equal, then decision is taken on the basis of, कैसी राइटिंग है, खतरनाक, वैल्यू ऑफ n। ठीक है, n की वैल्यू के बेसिस पर तब डिसीजन लिया जाएगा, जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो चलो हम लोग एनर्जी डायग्राम बनाते हैं, मतलब अरेंज करते हैं। तो 1s की ज़्यादा, फिर 2p की, सॉरी फिर 2s की, फिर 2p की। ठीक है, एनर्जी बना रहे हैं हम लोग, तो इसे मुझे लगता है ऐसे जाना चाहिए, है ना, ज़्यादा की बात कर रहे हैं। तो 1s की सबसे कम, फिर 2s की, फिर 2p की। फिर उसके बाद देखो n की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, बट n की वैल्यू यहाँ ज़्यादा है, तो 3s 2p से बड़ा होगा। फिर यहाँ पे आएगा 3p के बाद 3d नहीं आएगा, 3d से पहले 4s आएगा। फिर उसके बाद देखो 4 की एनर्जी ज़्यादा है या फिर 3d की एनर्जी ज़्यादा है। 3d की एनर्जी 4p से कम है, तो यहाँ पे सबसे पहले 3d आएगा, फिर 4p आएगा। ठीक है, और 5 और कोई 5 है, हाँ 5s भी 5 है, तो मतलब इसके बाद आएगा 5s। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद 6 देखेंगे, तो 6 में 4d की सबसे कम होगी, बिकॉज इसकी n की वैल्यू कम है और इसकी n की वैल्यू उससे ज़्यादा है, तो मतलब 5p आएगा इसके बाद, और इसके बाद 6s आएगा। ठीक है, अब 7 को देखो, 7 कहाँ है, 7 सबसे पहले यहाँ है, तो यहाँ पे 4f आएगा। फिर यहाँ पे n की वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी 4f से ज़्यादा होगी। फिर यहाँ पे 6p आएगा। फिर 8 देखो, 8 कहाँ है, 5f पे है और 6d पर है, तो किसका ज़्यादा होगा, 5f का कम होगा और फिर 6d का ज़्यादा होगा, और फिर लास्ट में आ जाएगा 6f। 9 तो किसी का है ही नहीं आई थिंक, है ना। तो ये हो गया ऑर्डर, बट ऐसे ऑर्डर को हमें रट्टा मारना है नहीं, ऑर्डर को रट्टा नहीं मारना है, आपको यूज़ करना है शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या होगा, अभी मैं अरे टेक्स्ट बुक में दिया है, कोई मेरा ट्रिक नहीं है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको रफ करके वो ट्रिक बताता हूँ कैसे करने का। चलिए, तो जो भी सीरीज थी वो आपके सामने लिखी हुई है और हम अभी ट्रिक से करके मैच करेंगे, टेक्स्ट बुक की ट्रिक से। फिर मैच करते क्या हमारा ये आंसर करेक्ट था या नहीं था। वो ट्रिक 100% करेक्ट है। यहाँ पे हो सकता है हमसे कुछ गलती हो गई हो, तो चेक करते हैं अभी। ठीक है, तो करना क्या है आपको सबसे पहले लिखना है 1s, फिर लिखना है 2s 2p, और अगर 2d होता तो वो भी लिखते, खैर 2d होता नहीं है। फिर लिखना है 3s 3p 3d, फिर लिखना है 4s 4p 4d और 4f, क्योंकि 4 में f भी होता है। फिर लिखना है 5s 5p 5d 5f, खैर आगे तक नहीं जाना है, यहीं तक रहना है। 6s 6p 6d 6f। ठीक है, और कुछ तो नहीं है। तो अब क्या करना है आपको अब चलानी है तीर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में जाएगा, इसका मतलब 1s की एनर्जी सबसे कम। फिर दूसरी तीर आपको यहाँ से चलानी है, फिर तीसरी तीर आपको यहाँ से चलानी है, फिर चौथी तीर आपको यहाँ से चलानी है, फिर पांचवी तीर आपको यहाँ से चलानी है, फिर छठी तीर आपको यहाँ से चलानी है, फिर सातवीं तीर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। बोलो आया मजा तीर चलाने में। तो अब देखो सबसे कम एनर्जी 1s की है, 1s के बाद 2s की है, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p 3d 4s, फिर 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s। ठीक है, बार बार वो मैथमेटिक्स में ऐसा इक्वेशन आता था ना, 6x = 54, तो ऐसा आदत पड़ा है अभी 10th का 10th के बहुत पढ़ा है ना मैथ्स, 2 बार अपलोड किया है। ओके, 4f 5d, फिर 6p 5f 6d और लास्ट में आएगा 6f। ये किसका डायग्राम है, ये डायग्राम है इलेक्ट्रॉन के जाने का, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, क्यों, क्योंकि 1s की एनर्जी सबसे कम है। तो जरा इससे मैच करते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 5f 6d 6f। मुझे तो लगा कुछ गलती हुई होगी यहाँ पे, नहीं सब करेक्ट है। ठीक है, तो चलो एक बार और इसको समझते हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहले 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d। अब इसका एक्सेप्शन भी है, बताता हूँ मैं। 4s 4p 4d 4f,
5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा वो पता करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर ऐसा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर लास्ट में यहाँ। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक्सेप्शन कुछ आ जाता है। एक्सेप्शन किसके लिए है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग हाइड्रोजन का, हीलियम प्लस का, Li2 प्लस का, इसका एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं। तो इसमें जो एनर्जी होती है ना, इसमें जो एनर्जी होती है ना, उसको हम लोग सिर्फ n के बेसिस पर देखते हैं। इसमें l की वैल्यू को हम लोग नहीं देते, ध्यान नहीं देते l की वैल्यू को। अगर आपको हीलियम, लिथियम, खैर ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, बट नोट करके लिख लो, मतलब एकदम कोई पॉइंट छूटने ना पाए, ऐसा है। ठीक है, तो एनर्जी इसमें प्रोपोर्शनल होगी n के। n कौन है, n कौन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे ये 6, ये 5, ये 4, ये सब n की वैल्यूज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n प्लस l आपको नहीं देखना है। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाए तो n प्लस l आपको नहीं देखना, तब आपको n देखना है। खैर आपके पास ट्रिक है, तो ये सब की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ट्रिक समझ गए अच्छे से। अब हम लोग देख लेते, अब हम लोग कर लेते कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम लोग। पहले कैसा करते थे, पहले हम लोग ऐसा करते थे ना, जैसे यहाँ पे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 ऐसा लिख देते थे हम लोग। बट ये तो पार्टिकल के लिए ना, ये तो ऑर्बिट्स के लिए था। बट इलेक्ट्रॉन अब तो ऑर्बिटल में रहता है। ये किसके लिए था, शेल के लिए था, बट अब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहते हैं। तो अब कैसे करेंगे, चलो करते हैं, बताते हैं कैसे करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं कुछ कुछ। तो आपको याद हो गया ना कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा। चलो मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, यहाँ तक काम हो जाएगा, इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 5s तक। ठीक है, तो हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाएगा, 1s में जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1। फिर हीलियम की बात करें तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s में ही जाएगा। s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2। फिर लिथियम की बात करें तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा s में, तो इसका भी हो गया 1s2। बट 2 ही इलेक्ट्रॉन गए ना, एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2s में जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s1। फिर बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। ठीक है, ऑर्बिटल्स भी बनाते चलते, इसमें आ गया ये एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें आ गया अपोजिट स्पिन के साथ। इसमें 2 s ऑर्बिटल है, एक में 2 है और एक में 1 है। बेरिलियम की बात करें तो पहले 1s में जाएगा, तो 1s में 2 चला गया, फिर 2s में जाएगा, 2s में भी 2 चला गया, 4 हो गए और कोई बचा नहीं। फिर बोरॉन की बात करें, बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे पहले s में जाएगा तो 1s2, फिर 2s में जाएगा तो 2s2, फिर 2p में जाएगा, 2p में फिर 3s में, तो 2p में जाएगा तो 2p1। तो इसके ऑर्बिटल्स बना लेते हैं फटाफट। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, बट इधर 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आपकी इच्छा है, ये क्या है, ये px है, ये py है, ये pz है, तो आपकी इच्छा है, आप कहीं भी इलेक्ट्रॉन को रख सकते हो, या तो पहले में रख दो, y में रख दो, z में रख दो, कहीं भी रख दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कौन आएगा, कार्बन आएगा। कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे 1s2 2s2 2p2। ठीक है, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जरा ऑर्बिटल्स को बनाते हैं। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये इसके 3 ऑर्बिटल्स px py pz। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसको ऐसा भर दूं, या फिर मैं इसको ऐसा भर दूं, या फिर मैं इसको ऐसा भर दूं, कैसा भरूं मैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न आ गया जब साइंटिस्ट लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने लगे ऑर्बिटल्स बना के। बिना ऑर्बिटल के अगर आप करते तो आपको ये चीज़ नहीं दिखाई देती है ना। पहले उनको ये कन्फ्यूज़न आया कि जब p का 1 इलेक्ट्रॉन हमें भरना है तो वो किस में भरे, तो उन्होंने बोला किसी में भी भर दो, x y z की एनर्जी बराबर है। आपकी इच्छा है, आप x को पसंद करो x में भर दो, y को पसंद करो y में, z ऑर्बिटल आपको पसंद हो तो उसमें भर दो, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप किसी में भी भरना चाहो भर दो। बट जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक px एक py एक pz, तो उन्होंने बोला क्या इसको हम लोग एक ही में रख दे दोनों को, या फिर एक को px एक py में रखे, या px और pz में रखे। ओ भाई अब क्या होगा, बहुत बड़ी दुविधा आ गई यहाँ पे। तो यहीं पे आ जाता है हम लोगों का हंट्स रूल। क्या आ जाता है यहाँ पे, हंट्स रूल। हंट्स रूल क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन हमेशा चाहेगा कि वो पेयर में ना रहे।
जब तक जरूरत ना पड़े, जब तक धक्का मुक्की ना हो जाए, तब तक वो यही चाहेगा कि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से अलग रहे, मतलब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो यहीं आएगा। और साथ ही में इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पैरेलल स्पिन से रहेगा। अगर ये सीधा है तो ये भी सीधा रहेगा, अगर ये उल्टा है तो ये भी उल्टा ही रहेगा। ठीक है, सपोज आप इसको ऐसा बनाते px py pz, सपोज आप इसको ऐसा बनाते, इसमें आपने ऐसा रख दिया तो आप इसमें भी ऐसा ही रखोगे। ठीक है, साथ में नहीं रख सकते। हंस रूल क्या कहता है? हंस रूल कहता है इलेक्ट्रॉन ट्राइज टू रिमेन अनपेयर्ड। ठीक है, जब तक हो सके तब तक वो अनपेयर्ड रहना चाहता है एंड विथ पैरेलल स्पिन, पैरेलल भी वो रहना चाहता है। तो मैं लॉ लिख देता हूँ आपके लिए। जो ये चीजें आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये चीजें दोबारा से आएंगी आपको, कहाँ पे आएंगी? केमिकल बॉन्डिंग में और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। रेडॉक्स रिएक्शन में कोई लेना देना नहीं है इसका, वो एक अलग ही टॉपिक है। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो भर भर के चीज़ें आएंगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर चीज़ें आएंगी उसमें। बट आपका जो अगला चैप्टर है उसमें ऑर्बिटल्स बार बार आएंगे, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कई बार आएगा। तो अगर आपको अभी नहीं समझ रहा है डीप में, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपका क्लियर हो सकता है। ठीक है, खैर अभी समझ लेंगे तो और बेटर रहेगा, आगे और क्लियर होगा। तो हंस रूल यही कहता है इलेक्ट्रॉन प्रीफर्स टू रिमेन अनपेयर्ड इन द सबशेल एज फार एज पॉसिबल। जब तक हो सके तब तक वो अनपेयर्ड रहना चाहता है। दे आर पेयर्ड ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबशेल आर हाफ फिल्ड विथ पैरेलल स्पिन। अब दूसरे का मतलब क्या है? दूसरे के मतलब को जानने के लिए हम लोग और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते। कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है भाई, 7 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा? पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p, ये 2 2 4 हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन बचा तो 2p3। तो इसमें ये गया ऐसे, मोबाइल डेटा की तरह बनाओगे तो भी चलेगा ऐसा। ठीक है, आपकी इच्छा है। अब 2p3 में क्या होगा? एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। तो यही बोल रहा है वो पैरेलल स्पिन से होने चाहिए, सीधे सीधे रहने चाहिए। अगर ये सीधा है तो ये भी सीधा, ये भी सीधा रहना चाहिए। आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि इसको ऐसा ना बना के हम ऐसा बना दें, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसी आप लोग नहीं कर सकते, ऐसी गलती। ठीक है, ऐसे ही आपको रखना है, पैरेलल रखना है। ओके, दे आर पेयर्ड ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स, जब सारे ऑर्बिटल भर जाएंगे, अब यहाँ पे कोई चांस नहीं रहेगा, तब वो पेयर होगा। किस में पेयर होगा? ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, अभी टेंशन मत लो। तो इसका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p4 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका हम लोग फटाफट देख लेते हैं। इसका ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। मेन बात तो हमें p की करनी है, तो px, py, pz। तो इसकी बात हम लोग करें तो 4 हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 आ गए। तो चौथा वाला चाहे यहाँ बना लो, चाहे यहाँ बना लो, चाहे यहाँ बना लो, वो आपकी इच्छा है, आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, कहीं पर भी बना लो। तो इस तरीके से हम लोग एक्स में ही बनाते हैं, ट्रेडिशन चलता आ रहा है तो लोग यही फॉलो करते। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाता है वो आप यहाँ से बना लोगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसी करनी है वो आप यहीं से जान लोगे, है ना। और पैरेलल स्पिन, एंटी पैरेलल स्पिन, ये सब आपको अभी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते समय सिर्फ आपको इतना ही देखना रहता है। एक आता है कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, बट उससे पहले हम लोग कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। ठीक है, चलो देख लेते कुछ एक्सेप्शन। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंटिन्यू करते हैं। कहाँ तक गए थे हम लोग? ऑक्सीजन तक गए थे ना। ओके, तो अगला आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन में कितने? 9 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एस में जाएगा, तो एस में स्पेस कितना होता है? 2 का। P में कितना? 6 का। D में कितना? 10 का। F में कितना? 14 का। कैसे पता चल रहा है? बिकॉज S में होता है 1 ऑर्बिटल तो 2 इलेक्ट्रॉन, P में होता है 3 ऑर्बिटल तो 6 इलेक्ट्रॉन, D में होता है 5 ऑर्बिटल तो 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। बार बार रिवाइज करा रहा हूँ बिकॉज कुछ लोग भूल से जा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, टॉपिक है थोड़ा भूलने वाला, बट बहुत मजेदार टॉपिक है। पूरे चैप्टर में मैं गारंटी दे सकता हूँ कि बहुत मजा आया होगा आपको, है ना। चैप्टर कब खत्म हो गया आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। 1s2, 2s2, अब देखो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचा कितना? 5, तो 2p5 हो गया। अब ऑर्बिटल आप लोग बना के देख लेना, मैं बनाने वाला नहीं हूँ बिकॉज सेम टू सेम ही रहने वाला है, खुद से ट्राई करो। ठीक है, ओके, अगला कौन आता है? अगला आता है नियन। नियन में कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, 10 इलेक्ट्रॉन। 1s2, 2s2, 2p6। ये देखो आखिरी ऑर्बिटल इसमें भी भरी हुई है, तो आप लोग चाहे इससे बता दो कि ये देखो 2 8 होता है तो आखिरी शेल भरा हुआ होता है, चाहे इससे बता दो। ये देखो 2p6 है और p में 6 की जगह भी होती है तो आखिरी ऑर्बिटल भरा हुआ है ना। नियन का ऐसे ही रहता है। फिर कौन आता है? फिर आता है सोडियम। सोडियम का कितना? 11 इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 2p के बाद 3s में आएगा तो 3s1। सोडियम के बाद कौन आता है? सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, है ना। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 के बाद 3s में जाएगा, तो s में तो 2 ही की जगह हो। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं जब यहाँ 3 देखते। 3 उड़ी से मतलब मत रखो, s है तो 2 ही की जगह होगी। यहाँ कुछ भी लग जाए, यहाँ 100 लग जाए तो भी s में 2 ही इलेक्ट्रॉन की जगह रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में होते 13 इलेक्ट्रॉन, तो बना डालो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
एस में देखो 2 ही की जगह होगी, चाहे यहाँ 100 लग जाए तो भी, तो 3s तो हो गया। अब कौन, अब 3p आएगा, तो 3p1। ठीक है, एल्यूमिनियम के बाद कौन आता है, सिलिकॉन, सिलिकॉन ही आता है क्या, ओके सिलिकॉन ही आता है। 14 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 4 3p2। फिर सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। फिर फॉस्फोरस के बाद कौन आएगा, फॉस्फोरस के बाद आएगा सल्फर, सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब ऐसे आप लोग करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हम लोग एक पॉइंट पर पहुंचते हैं। ओके, वैनेडियम का करते हैं। वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 23 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैनेडियम में। ठीक है, वैनेडियम में 23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2। यहाँ पे आप लोग बाकी सारों का कर लेना, समझ गए ना। 3p के बाद क्या करोगे, 4s को ले आओगे कहानी में, 4s के बाद 3d को ले आओगे। अब 3d में तो होता ही जाएगा, है ना। तो इसका करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 4 3p6, 3p के बाद 4s, तो 4s2। फिर कौन, फिर 3d की बारी आएगी, तो 3d जरा गिनते ना, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, 20 हो गए, 3 बचा है, तो 3d 3 हो गया। अब किसकी बात करें, क्रोमियम ना। ओके, क्रोमियम की बात करते। क्रोमियम, क्रोमियम एक एक्सेप्शन है, तो मैं इसको थोड़ा रेड लाइन से मार्क कर दूं। क्रोमियम आपका एक एक्सेप्शन है और एक एक्सेप्शन है कॉपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछेगा भी। इसमें होते हैं 24 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होना चाहिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ऐसा होना चाहिए, है ना। बट होता क्या है, ये जो 4s2 है ना, s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो कूद के चले जाते हैं d में। अब ऐसा क्यों होता है उसको हम लोग समझ तो सकते हैं, बट ये सब मोह माया है, ये सब केमिस्ट्री की मोह माया है और इसको आज तक कोई नहीं समझ पाया है। बस सब लोग अपना अपना एक्सप्लेनेशन रख देते हैं कि इसके कारण हुआ होगा। खैर ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक्सपेरिमेंटल है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द केमिस्ट्री इज एक्सपेरिमेंटल, सब कुछ एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। जैसे मैं आपको जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताऊंगा तब आप मान भी जाओगे ये चीज़, आज जान लो कल मान लेना। ठीक है, तो ये एस ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और 3d4 की बात करें तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें एक इसमें एक इसमें एक इसमें, एक खाली है, वैकेंट है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इसमें रिपल्शन होगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो रिपल्शन के कारण ये उठ के यहाँ चला जाता है। अब इसको कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ज़्यादा स्टेबल मतलब वही ना कि यहाँ पे रिपल्शन है तो इसकी वजह से वो स्टेबल नहीं है। जैसे आपका झगड़ा हो रहा है तो आप स्टेबल नहीं हो, बट उस आदमी को साइड में कर देंगे तो आप स्टेबल हो जाओगे, तो वैसे यहाँ पे ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को वहाँ कर देंगे तो वो स्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका 4s2 3d4 ना होके 4s1 3d5 हो जाता है। ये एक्सेप्शन समझ में आया। अब मैं ऊपर का रफ करता हूँ, दूसरा एक्सेप्शन बताता हूँ। पहला एक्सेप्शन समझ में आया, 1s2 3p6 से 4s2 3d4 होना चाहिए था, बट ये 4s1 3d5 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रहे तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन होता है, रिपल्शन के कारण ये स्टेबल नहीं होते, झगड़ा होता है ना। तो बोला भाई तू यहाँ से निकल जा, झगड़ा खत्म हो जाएगा, तो ये यहाँ से निकल गया, डी में चला गया, तो ये 3d5 हो गया और 4s1 हो गया। रहना कितना चाहिए था? 4s2 3d4 रहना चाहिए था। तो आपसे नीट में यही पूछेगा, फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। कॉपर और क्रोमियम ही क्या है? एक्सेप्शन है। तो आप इसके हिसाब से करोगे फंस जाओगे। तो एक्सेप्शन को ऐसा रेड लाइन मार के लिखो, रेड लाइन मार के लिखो, ऐसी गलती मत करना, ठीक है। अब बात करते कोबाल्ट की। कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 27 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फिल करते हैं ना, 1s2 फिर 2s2, 2s में गया, फिर 2p 3s में जाएगा तो 2p6 3s2, फिर 3p में जाएगा तो 3p6 4s2, फिर 3d में जाएगा तो जरा गिन लेते ना, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 7 बचा है तो 3d7। फिर कौन आएगा? निकल आएगा, निकल ही आते हैं ना, निकल। ओके, निकल में होते हैं 28 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 होगा। और फिर नेक्स्ट आता है हम लोगों का टॉपर, दैट इज कॉपर, ठीक है, 29 इलेक्ट्रॉन। इसमें होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ओके 3d9।
यही रहना चाहिए था, है ना। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 9 29 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा रहना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ? अब साइंटिस्टों ने फिर से वही थ्योरी दी कि ये जो s वाला ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो रिपल्शन हो रहा होगा, और अगर हम d ऑर्बिटल की बात करें, अगर हम d ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ पे 2 यहाँ होंगे, 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 1 यहाँ होगा। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे फाइटिंग चल रही होगी, रिपल्शन चल रहा होगा, अगर हम लोग इसको उठा के इसमें रख दें तो ये कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी। अब इनसे जाके कभी सवाल पूछना कि जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे रिपल्शन नहीं होगा क्या? मुझसे पूछ रहे हो तो मुझसे पूछोगे, कमेंट मत करना है बिकॉज मेरे पास इसका जवाब नहीं है। हर चीज़ में देखो एक लॉजिक बता सकते हो आप लोग, हर चीज़ का आप लॉजिक बता सकते हो। जैसे आप बीमार पड़ गए, आप बोलोगे कल बाहर आइसक्रीम खा लिया था इसलिए बीमार पड़ गया। हर चीज़ में लॉजिक नहीं होता है, ज़रूरी नहीं आप आइसक्रीम की वजह से बीमार पड़े हो, है ना। तो वैसी केमिस्ट्री भी है, एक्सपेरिमेंट से जो पता चला, मतलब एक्सपेरिमेंटली जब इन्होंने देखा कि अरे वो तो d ऑर्बिटल में है, तो अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन्होंने चेंज कर दिया। बोला कि 4s2 था तो इन दोनों के बीच में फाइट चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि d में 9 है, अगर d को हम लोग 10 कर दें, अगर d को हम लोग कंप्लीटली फिल कर दें, 10 होगा तो क्या होगा, कंप्लीटली फिल हो जाएगा, तो वो मोस्ट ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। अभी वो स्टेबल नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने 3d में 10 कर दिया और 4s का एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखने लगा, नजर आने लगा इस तरीके से। d के पूरे भर गए और ये 4s वाला एक खाली रह गया। अब ये सवाल तो आना चाहिए ना कि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन भर गए तो अब इनके बीच में रिपल्शन नहीं हो रहा है, होता है, बट जो एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है वही तो हम लोग बोल सकते हैं। अब गलत भी तो नहीं बता सकते आपको, हाँ रिपल्शन होता है तो d से उठ के अब की बार f में चला जाएगा, ऐसा कुछ होता है, बट हम लोग उसकी डिस्कशन बाद में करेंगे, वो हम लोग खुद से कराते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे इतना समझ लो कि 4s2 3d9 होना चाहिए था, बट क्योंकि स्टेबिलिटी कम रहती तो यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे एक उठ के d में चला गया, तो अब d के जो हो गए, d के इलेक्ट्रॉन सारे क्या हो गए, फुल हो गए, कंप्लीटली फुल हो गए, और कंप्लीटली फुल होने के कारण ये स्टेबल हो गए। हम लोग जानते हैं एक ऑर्बिटल जब पूरी तरीके से भर जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है। अब यहाँ पे रिपल्शन वाली थ्योरी नहीं आती है, यहाँ पे सिर्फ स्टेबल वाली थ्योरी आती है, मतलब कि सारे इलेक्ट्रॉन जब भर गए तो ऑर्बिटल कैसा हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। तो 4s1 3d10 ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लास्ट आता है जिंक का बता देते, खैर उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, जिंक का 30 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक का क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये होगा जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, आपका चैप्टर अब खत्म हो चुका है। बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, दैट इज कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। हम लोग इतना बड़ा थोड़ी ना बार बार लिखेंगे, तो हमने एक नई चीज निकाली, कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और इसके लिए हम लोग हीलियम विलियम लेके लिखते हैं, मतलब जो जिसके भी कंप्लीटली फुल होते हैं ना, जिसके भी सारे ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होते हैं उसको लेके हम लोग लिखते हैं। अब कंप्लीटली फिल वाले तो वही नोबल गैसेज है, ग्रुप 18 वाले, कौन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, है ना, ये सारे हम लोगों के कंप्लीटली फिल है, तो इन्हीं की मदद से हम लोग करते हैं, आर्गन तक आपका काम हो जाएगा। तो अब कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग सीख लेते हैं कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इतनी जल्दी से ये सबको समझ में आ जाता है, टेंशन मत लो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जल्दी लिखो। वीडियो छोटा बना है या बड़ा बना है चेक करना पड़ेगा, आई थिंक 40 मिनट का बना है ना, लेट्स सी। ओके, कहीं 1 घंटे का बना हो गया तो गुस्सा हो रहे होगे अभी इस टाइम मेरे ऊपर। चलो देखो, अगर हम लोग हाइड्रोजन की, चलो पहले हीलियम की बात कर लेते हैं। हीलियम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2। नियन की बात करें तो इसमें होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन जो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, जिनका ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, उनका यूज करते हैं हम कंडेंस्ड में, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p6, ओके। 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही तो मैं बोलूँ, 1s2 2s2 2p6। आर्गन में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 4p6, 6 2 8 6 14 2 16 2 18, इनकी बात कर लो बस, इससे आगे आपको नहीं जाना है, यहाँ तक आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्रिप्टन की भी बात कर सकते हो, 8 और जोड़ दो, ओके, 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, खैर उसकी जरूरत आपको नहीं है, लेट मी चेक। नहीं, आर्गन में आपका काम हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन में इसको हम लोग नहीं लगा सकते, हीलियम के आगे वाले एलिमेंट में हम लोग इसको लगा सकते हैं। जैसे लिथियम की बात करो तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s1। तो ध्यान से देखो तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 है, तो 1s2 की जगह हम लोग ऐसा लिख देते हैं हीलियम, फिर 2s1,
1s2 की जगह हम लिख देते हीलियम। हीलियम मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया और ये 2s1। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते ऑक्सीजन की बात करते सीधा, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p4। तो 1s2 तो हीलियम है ना, तो इसको ऐसा लिख दो हीलियम और फिर 2s2 2p4। 1s2 की जगह हीलियम फिर 2s2 2p4। नियन के आगे क्या आता है? सोडियम। सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p 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 2p6 3s1, है ना। एक बार बना के देख लेता हूँ मैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया, ठीक है, 2p के बाद 3s में। हाँ, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अगर आप ध्यान से देखो तो नियन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6, मतलब इतने पूरे की जगह मैं नियन लिख सकता हूँ और लास्ट में लिख दो 3s1, समझे। आगे बढ़ते और किसका देखें, क्लोरीन का देख लेते हैं। क्लोरीन में होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3s2 3p6, तो 2 2 4 2 4 6 10 2 12 6 18 हो गए, तो एक कम 5। तो अब इतने पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ नियन, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने नियन और बाकी 3s2 3p5 कॉमन ले लो, मतलब लिख लो आगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई छोटी मोटी, एक दो और बता देता हूँ मैं। क्लोरीन का हो गया, और कौन सा बता दूँ? ओके चलो कॉपर का ही बता देता हूँ, रिवाइज भी हो जाएगा। कॉपर में होते 29 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 4p6 3p6, है ना, p में आ गया और फिर यहाँ पे 4s में जाएगा तो 4s2, फिर 3d में जाएगा तो 3d और 9 रहना चाहिए था, बट होता क्या है, s का एक इलेक्ट्रॉन उठ के चला जाता है d में। क्यों चला जाता है? ताकि ये स्टेबल हो सके, क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन चलते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है, लड़ाई झगड़ा। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे देखें अगर, तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4p6 तक है। ओके, 4p6, ओके, आर्गन यहाँ पे नहीं आएगा ना। ओके, तो यहाँ पे 3 आएगा 4 लिख दिया मैंने, है ना, 3s के बाद 3p, तो 3p6 यहाँ तक अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख देंगे और आगे 4s1 3d 10 लिख देंगे। इसको बोलते हैं कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब अगर जिंक का लिखना हुआ तो शॉर्टकट बताता हूँ, 30 इलेक्ट्रॉन ना, आर्गन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18, तो 18 वाले गायब कर दो, बाकी 12 इलेक्ट्रॉन को इसमें भरो। नहीं समझ रहा है? पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, फिर लिख दो आर्गन 4s2 3d 10, ऐसा आएगा लास्ट में, करके देख लेना 4s2 3d 10। अब एक और छोटा सा कंसेप्ट आता है, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। लास्ट कंसेप्ट क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एटम्स एंड आयंस हैविंग same number of electron are called as isoelectronic species। स्टोरेज फुल हो गया मुझे लगा। isoelectronic species, समझा? नहीं समझा? 2 एटम या फिर 2 आयन जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है उनको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन कैसे सेम हो सकते हैं? सपोज ये हीलियम है, हीलियम में 2 है ना, तो इसमें से एक मैं बाहर निकाल देता हूँ तो ये हीलियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। या आप रेडॉक्स रिएक्शन में सीखोगे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते तो प्लस आ जाएगा, 2 बाहर निकालते तो +2 आता, 3 निकालते तो +3 आता। तो इसके इलेक्ट्रॉन अभी कितने हो गए? 1। हाइड्रोजन में कितने हैं? 1। तो हीलियम प्लस और हाइड्रोजन क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। अगर इसमें लिथियम भी जोड़ दो, लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 बाहर निकाल दो तो Li2+ हो गया। तो अब इसमें कितने बचे? 2 निकाल दिए तो कितने बचे? 1। तो Li2+, हीलियम प्लस एंड हाइड्रोजन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। जैसे इसमें एग्जांपल दिया आपको पोटेशियम, कैल्शियम और आर्गन का। पोटेशियम, कैल्शियम और आर्गन का एग्जाम्पल दिया है। आर्गन में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम में होते हैं 19 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम में होते हैं 20 इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या करो, पोटेशियम में से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो प्लस आता है, इलेक्ट्रॉन दोगे तो माइनस आता है, ठीक है। प्लस आपने 1 बाहर निकाल दिया, 1 बाहर निकालने के बाद कितना बचा? 18। कैल्शियम में आप 2 बाहर निकाल दो तो Ca2+, बचा कितना? 18। तो इसका मतलब आर्गन K+
Ca2+R आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, इनको क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। अब इसके पीछे आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन क्या है ये देखो, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 29 इलेक्ट्रॉन, तो 29 इलेक्ट्रॉन कॉपर के होते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देना, टी वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा था पहले। ओके, और बाकी सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो। n = 3 है तो क्वांटम नंबर l और m क्या होगा? l क्या होगा? 0 1 2 होगा। m क्या होगा? 0 के लिए 0, 1 के लिए -1 0 1 और 2 के लिए -2 -1 0 1 2। कौन सा मैं बता रहा हूँ? o वाला बता रहा था। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो अब, ठीक है, खुद से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी वाला क्वेश्चन था। हाँ, बोला है NeO2- और Na+, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है या फिर Cl2- आर्गन और K+ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है? तो उसको हम लोग रफ करके देख लेते हैं। चलो जाने दो, ऐसे ही बता देता हूँ। ये सब नोट्स में मत डालना, जो अभी बोर्ड पे करा रहा हूँ, बोर्ड का क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, बोर्ड के क्वेश्चन है, तो इनको बोर्ड पे मत करना। ये दिख रहा था ना? नहीं दिख रहा था ना? आर्गन 4s2 3d10, आर्गन 4s2 3d10, अब दिख रहा होगा। हाँ, तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है बताओ Ne, ये तो आ गया ना, ये तो आ गया होगा। अब इसको रफ कर देता हूँ फिर, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्गन Cl2- और K+, क्लोरीन के ऊपर 2- है, तो इसका मतलब क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन दिया गया है। 17 रहता है, 2 दे दोगे तो 19 हो जाएगा। K+ मतलब ये 18 हो गया। आर्गन क्या है? 18 है, तो ये देखो 18 19 18 आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है ना? तो इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। एक और है नियन O2- और Na+, ये है देखो, Na+ है मतलब सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया गया है, 11 था, 1 दे दिया तो कितना बचा? 10। ऑक्सीजन के ऊपर 2- है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया गया है, 8 रहता है तो अब कितना हो गया? 10। नियन के पास तो 10 ही रहता है, तो देखो ये इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है। अब कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब सारी की सारी चीजें आप अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, वरना गारंटीड बोल रहा हूँ आप ये सारी चीजें भूल जाओगे। काफी सारी चीजें 7 लेक्चर में, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो अच्छे से रिवीजन करिए, पढ़िए। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग शुरू करेंगे एक न्यू चैप्टर, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। और साथ ही में पहले मैं कोशिश करूंगा कि फिजिक्स का जो 3rd चैप्टर चल रहा है उसको खत्म कर दूं, फिर लॉज ऑफ मोशन और केमिकल बॉन्डिंग को लेकर हम लोग जुलाई तक उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। धीरे धीरे सिलेबस हो जाएगा। अब देखते देखते 4 चैप्टर हो गए, है ना। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।